नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के सामान्य भूगोल के कुछ प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, पिछले साल आए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको और उनके टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्ज़ाम को, जितने भी होने वाले एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, सारे एग्ज़ामों में भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देख करके आपका भूगोल का क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो आप नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे और याद भी होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आप जानेंगे जो पिछले सालों में, पिछले हुए एग्ज़ामों में आए हुए हैं। उन सारे का इसमें समावेशन है, उन सबको कंपाइल करके इस बुक में दिया हुआ है। घटना चक्र पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत ही फेमस बुक है और रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसके टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, इसमें भारत का भूगोल और इसमें लगभग 30 टॉपिक हैं विविध तक। और विश्व भूगोल में ये देखिए, इस पर 14 तक। और फिर इधर दूसरे पेज पर हम आएंगे तो देशों के पुराने नाम से लेकर के मानचित्र और विविध तक 52 टॉपिक्स हैं इसमें। जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक सामान्य परिचय, भारत का भूगोल में सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, समवर्ती देश, इनमें से कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सामान्य परिचय और इसके क्षेत्रफल के बारे में जानना है। तो इसके डिटेल को पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां देश है। तो पहले नंबर पर रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पर ब्राज़ील, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर हमारा देश भारत है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन पहले नंबर पे, तो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर और हवेली तथा दमन और दीव है। पहले ये अलग अलग था, अब एक में हो गया, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 7.5% जनसंख्या निवास करती है। दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उनका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अंकित आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पर अंतिम होगा, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इसे हम मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा एटलस है। एटलस में देखिए ये मैप दिया हुआ है, भारत का ये मानचित्र है।
तो इसमें ये पूरब उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ तक, और पूरब से लेकर यहाँ से लेकर पश्चिम तक की दूरी बताई गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत है, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10 पे अल्जीरिया है। तो ये संसार के 10 बड़े देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और आगे देखते हैं क्या है डिटेल। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो इसमें 3 तरह के हैं, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और एक तो पाकिस्तान ने कब्जा करके चीन को दे दिया, और दूसरा जिसे चीन ने भी कब्जा किया है। तो 3 तरह का क्षेत्र है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 6,40,932 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों की जो संख्या है भारत में वो 6,40,932 है। अब इस पर कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है? नहीं, गलत, 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। हाँ, तो ये सही है, हम लोगों ने पढ़ा। कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? नहीं, भारत में 2 तरह के कटिबंध हैं, तो ये गलत होगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी में 2 और 3 और ऑप्शन 4 में 3 तथा 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 तथा 3। इसका डिटेल देखिए, विस्तार देखिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 6ठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 एवं 4 गलत है, कथन 2 एवं 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु उधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसके बाद कूट है, तो इसे आंसर देना है। पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये भी गलत है। 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को उपयोग भारतीय मानक समय को आधारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। ये 6th क्लास के NCERT के
ज्योग्राफी के बुक में है। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 4। कूट में दिया हुआ है 1 2, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया है 2 और 3, सी ऑप्शन में दिया है 1 और 3, डी ऑप्शन में दिया है 2 और 4। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 तथा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का डिटेल दिया हुआ है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और कथन 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन 6ठा, तीसरा ऑप्शन 7वां और चौथा ऑप्शन 8वां। तो इसका सही होगा तीसरा, यानी सी ऑप्शन 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल की नहीं, ये तो हो गया सर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, इसके 4 ऑप्शन है। 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी ऑप्शन 7वां सबसे बड़ा देश है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए MPPCS प्री 2010 में पूछा गया है और ये ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसे झारखंड PCS 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, तो इसके 4 ऑप्शन है। संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 17% जनसंख्या भारत में रहती है। ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है 1994 में। इसका डिटेल देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व के 17.5% 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी 17% होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका डिटेल देखिए, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की जनसंख्या लगभग 64 लाख नहीं 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही है, क्योंकि 6,40,932 विकल्प में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और ऑप्शन सी, भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 27 मिनट, और ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ये गलत है, और बाकी तीनों सही है। A, B, C, D सही है, डी ऑप्शन गलत है। ये झारखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। इसका डिटेल देखिए, भारत का भौगोलिक विस्तार लगभग
2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है क्योंकि 28 राज्य होगा, 26 नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विश्व का 7वां कौन सा असत्य है? ठीक से देखिए, ठीक से प्रश्न को, कौन सा असत्य है? इसका ऑप्शन ए है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है। भूमि की सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और डी ऑप्शन है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ए बी सी डी सही है, डी गलत है क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका डिटेल देखिए, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद पश्चात दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ए बी सी डी सही, ए बी सी 3 ऑप्शन सही है, डी गलत हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया अक्षांशीय विस्तार। इसका डिटेल देखिए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांशीय कहा जाता है। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक को देशांतर कहा जाता है और पूरब से लेकर के पश्चिम तक अक्षांश कहा जाता है। तो हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं जो पूरब से पश्चिम तक है। अक्षांशीय रेखा के काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक है, तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हमारे अर्थ पर, इसे कल्पना के द्वारा पढ़ा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखा कहते हैं। कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इसे समझ लेते हैं। ये देखिए, पूरब से लेकर के पश्चिम तक खींचा गया है, तो ये अक्षांश है और इसके सबसे बीच में जो सबसे बड़ा लाइन है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं और इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इसमें जो ऊपर के काल्पनिक लाइन होंगे, काल्पनिक रेखाएं होंगे, उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे और भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण में जो काल्पनिक रेखाएं होंगी उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरी इमेज में ये दिया हुआ है, जो बीच में 0 डिग्री है इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे भारत जब आता है तो 82.5 डिग्री पर हमारा भारत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जिससे हम टाइम मेजर करते हैं, टाइम काउंट करते हैं। तो इसे 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के पूर्व में जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं इसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के पश्चिम में जितने भी रेखाएं इसे पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। आगे और डिटेल देखते हैं। दिया हुआ है
यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। दोनों तरफ 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इसी प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 769, 89 + 89 और एक विषुवत रेखा होगी। इन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं दो, कोई भी अगर दो रेखा है, 1 डिग्री पर रेखाएं हैं, और कोई भी अगर दो रेखा है तो उसके बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है रियल में। भू पृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान या मध्योत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या मध्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान या मध्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। आगे देखते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी भूमुख भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विस्तार 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। आइए इस चीज़ को मैप में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक भारत का मैप बना हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो मेनलैंड से हमारा है अक्षांश और देशांतर, तो इन रेखाओं को जो ऐसे ऐसे रेखा है उसे हम अक्षांश कहेंगे, और जो इस तरफ से पूर्व से पश्चिम की तरफ इसे हम देशांतर कहेंगे। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तर नॉर्थ तक है, और जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। और जब मुख्य भूमि की अलावा द्वीपों के से बात करेंगे तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ उत्तर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जब मुख्य भूमि की बात होगी तो 8 डिग्री 4 मिनट से, और जब द्वीपों के साथ बात होगी तो 6 डिग्री 45 मिनट से होगा। तो हमारे बुक में दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के मध्य है। और आगे डिटेल देखते हैं। ध्यात है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री के उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री के उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश पर प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है।
इसके कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है तो कहाँ से कहाँ है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 37 डिग्री 17 मिनट, और ये सेकंड भी दिया है 53 सेकंड उत्तर, तथा 68 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच है। ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर, तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच है। ऑप्शन सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी, तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। उपरोक्त, और डी ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्री में। इसका डिटेल है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इसका डिटेल देखिए, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। मैप पर देख लेते हैं, मैप पर समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है मैप। तो मान लीजिए कि ये सिक्किम हो रही है, राजस्थान है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ रेखा गुजर रही है, तो जो रेखा सिक्किम से गुजर रही है वो राजस्थान से भी गुजर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप समझ गए होंगे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। अभी हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। इसका डिटेल देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। मैप पर देखिए, ये देखिए मैप पे जो कटिंग लाइन एक है, ये कर्क रेखा है। यहाँ है 20 डिग्री, इससे थोड़ा ऊपर 23, और फिर आधा 23.5 डिग्री है, इसके ऊपर 24 डिग्री हो जाता है। आगे डिटेल देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मैप पर देखिए 8 राज्य। देखिए ये कर्क रेखा की लाइन है। तो इससे पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, और छठे पर मध्य प्रदेश, छठे पर ये पश्चिम बंगाल है, सातवां राज्य त्रिपुरा और आठवां राज्य मिजोरम है। फिर से देखते हैं, पहला राज्य होगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पर झारखंड, छठे नंबर पर पश्चिम बंगाल और सातवें नंबर पर त्रिपुरा और आठवें नंबर पर मिजोरम है। तो ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भी देखते हैं आगे, अगले पेज पर क्या क्या है। देखिए अगले पेज पर एक मैप दिया हुआ है, जिस मैप को हमने एटलस में देख लिया है, वैसा ही मैप दिया हुआ है। कर्क रेखा गुजर रहा है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में दिखाया गया है। इसमें आप कमेंट करके बताइए कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, कितने द्वीपों से मिलकर के लक्षद्वीप बना है और कितने द्वीपों से मिलकर के अंडमान निकोबार बना है। और डिटेल है, सूर्य के
उत्तरायण मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इस चीज़ को मैप में आप देख सकते हैं एटलस में। ये हमारे पास एटलस है और ये राजस्थान है। और राजस्थान में आप देखिए माही नदी, तो यहाँ पे ये कर्क रेखा है और राजस्थान है। और ये है माही नदी, यहाँ देखिए यहाँ पर यह है माही नदी, यहाँ पर ये माही नदी है और ये देखिए यहाँ पर कर्क रेखा। तो ऐसे जा कर के ये ऐसे वापस आती है, तो इसे माही नदी को 2 बार कट करती है। तो ये पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए फिजिकल मैप है और इसमें ये देखिए ये माही नदी है और माही नदी ऐसे जाती है और देखिए कर्क रेखा को कट की और फिर ऊपर गई और फिर से ये नीचे आई तो फिर से कट किया, तो माही नदी को 2 बार कट किया। तो आप अच्छे से देख कर समझ सकते हैं कि ये जो माही नदी है ये किस तरह से कर्क रेखा से 2 बार क्रॉस कर रही है। जो माही नदी ऐसे जा रही है तो कर्क रेखा इसे 2 बार, एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर कट कर रही है। वापस देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, तो अगरतला है 23.5 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता है 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर है 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद है 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट। इससे कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी बिहार, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 1990 में और 1990 में बिहार झारखंड एक साथ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तो ये क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस 1990 का है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा बिहार। ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। और कूट में ABCD करके ऑप्शन दिया है, तो ए ऑप्शन है 1 2 4, बी ऑप्शन है 1 2 3 4, सी ऑप्शन में 1 1 3 और 4 और डी ऑप्शन में 2 3 और 4। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि गुजरात से और छत्तीसगढ़ से और झारखंड से ये गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। डी ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये MPPCS 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, किन भारतीय प्रदेशों से होकर
कितने कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, ए ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। 8 राज्यों से 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड, और ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब वो राज्य बताना है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है। त्रिपुरा गुजरता है, छत्तीसगढ़ इससे भी गुजरता है, मणिपुर इससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। और ये देखिए 3 बार पूछा गया प्रश्न है पिछले एग्जाम में, यूपी पीसीएस और यूपी लोअर सब और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन से। इसका विकल्प देखिए, विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर है, जबकि जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर है और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर है। तो पूछा गया कर्क रेखा सबसे नज़दीक कौन है? तो कर्क रेखा हमारे 23 डिग्री 30 मिनट पर है, तो इसलिए सबसे नज़दीक होगा गांधीनगर, क्योंकि 23 डिग्री 19 मिनट है, तो 19-30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। दूरी के अनुसार उपरोक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। ये आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिक्षेप में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट और 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट और 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर। तो सबसे नज़दीक होगा कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर। कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, का वास्तविक अक्षांशीय विषुवतीय रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, अतः उपरोक्त में कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इसका डिटेल देखिए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? इसका पहला ऑप्शन ए झारखंड और दूसरा मणिपुर। तो झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है और मणिपुर तो उत्तर में है। सी और डी ऑप्शन भी देखते हैं। सी ऑप्शन में मिजोरम और डी ऑप्शन में त्रिपुरा। तो मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है और त्रिपुरा से भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है? अधिक होगी, होती नहीं है, 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो दिल्ली में दिन की अवधि सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि ये कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक है। इसका डिटेल देखिए, सूर्य के उत्तरायण यानी सूर्य जब भूमध्य रेखा के ऊपर होगा यानी कर्क रेखा के पास होगा, होने के बाद से ही
उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोत्तम बिंदु पर होता है, यानी 21 जून को ये कर्क रेखा पर होता है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं जाता है। लास्ट बिंदु इसका कर्क रेखा होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपरोक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिक होगी। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है, निकट है। तो पहला ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जबलपुर। इस प्रश्न का डिटेल देखिए। विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार से है। स्थान और अक्षांश दिया है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। तो प्रश्न में पूछा गया था कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है। तो कर्क रेखा हमारा 23 डिग्री 30 मिनट है, तो 23 डिग्री 30 मिनट के सबसे नज़दीक है 23 डिग्री 11 मिनट, तो ये जबलपुर है, इसलिए जबलपुर सही आंसर होगा। उपरोक्त शहरों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो हमने मैप में देखा था माही नदी है जो 2 बार पार करती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। माही, ऑप्शन ए में है माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य रेखा से उद्गमी होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। अगला हमारा टॉपिक आ जा रहा है मानक समय। तो इस टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बताइए, आपको मैंने ये 3 टॉपिक कवर कराए, आपको कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं किन किन टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ, और वीडियो में जो भी गलती होगी उसके लिए माफ़ करिएगा। आगे और भी अच्छे से वीडियो बनेगा और भी सुधार के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।